जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया, जब सरकारी कंपनियां रहेंगी ही नहीं तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा, आरक्षण से नौकरियां कहाँ मिलेंगी। ये बहुजनों को नौकरी ना दें, नौकरी ना करें, उसको भी रोकने का काम ये सरकार कर रही है। इससे उनको सावधान होने की जरूरत है, खासकर ओबीसी समाज और आपके SC ST समाज। बस इनके पास कुछ है नहीं, हिंदू मुसलमान, तालिबान अफगानिस्तान, चाइना पाकिस्तान, ये कहेंगे कभी ये खतरे में, वो अरे भैया इस देश का बैंक खतरे में, इस देश का रेल खतरे में, इस देश के LIC खतरे में। तो देश के प्रधानमंत्री तो फकीर आदमी हैं, उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कहने के लिए फकीर हैं, सूट पहनते हैं 10 करोड़ का या 10 लाख का, तो भगवान ही जाने फकीर पहनता है कहीं 10 लाख का। उनके भक्त दे देते हैं, उनके चाहने वाले भी तो इतने हैं ना। मेरा भी तो कोई चाहने वाला, मेरा तो नहीं देता, मेरे कुर्ते फट रहे हैं, मुझे भी दिलवा दीजिए आप। वो कौन है, ऐसे वक्त मुझे मिल जाए। जो असली लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पर लड़ते हैं, उनको तो कोई नहीं देता है, क्यों उन्हीं को मिल रहा है। वो कौन लोग हैं जो सोने से लिखा हुआ नरेंद्र मोदी वाला सूट दे रहे हैं उन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं राजनीति से बड़ा कोई नशा नहीं होता, और एक बार जो राजनीति में आ जाए तो वो किसी भी हाल में ना राजनीति से अलग हो सकता है ना कुर्सी के मोह से। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद है, इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता थे, लेकिन जब किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून आए तो उनका इन्होंने विरोध किया। जब सरकार ने विरोध को नहीं माना, या इनके जो भी ये कह रहे थे कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं, जब सरकार में किसी ने इनकी नहीं सुनी तो इन्होंने सरकार को और राजनीति को लात मार के किसान आंदोलन का हाथ थाम लिया। और पिछले 9 महीने से जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूजा जी। और मेरा पहला सवाल सर ये कि कल हरियाणा में करनाल में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से एक सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजिम आदेश देता है कि अगर किसान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको काला झंडा दिखाने की कोशिश करे तो उनका सर फोड़ देना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से SDM ने ऑर्डर दिया और कहा कि सर फोड़ दो किसानों का, ये बताता है कि ये इस सरकार का चरित्र क्या है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, ये जब से लोग बने हैं तब से इन लोगों ने लोकतांत्रिक आवाज़ों को और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवाज़ों को दबाने का काम किया, दमन का काम किया। तो इससे पता चलता है ये कितने दमनकारी और तानाशाह लोग हैं। सर, हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, ये बहुत ही एक आयरॉनिक चीज़ है कि कल एक तरफ उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री एक स्मारक का, जो कि जालियांवाला बाग, जिसे हम सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सरकार की जो आप कह लीजिए नफरत भरी जो रणनीति थी उसका हम प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी से मिलता जुलता एक लोकतांत्रिक सरकार में आदेश दिया जाता है, किसानों के साथ बर्बरता की जाती है। ये दोनों चीज़ें एक समय पे होती हैं। आप राजनीति में रह चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कल जो आदेश हुआ, जिस तरीके से बर्बर लाठियाँ मारी गई करनाल में, और शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हुए, तो कहते हम काला झंडा दिखाएंगे, और वो कार्यक्रम स्थल से करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर थे, वो आसपास भी नहीं थे। इससे याद दिलाता है कि जनरल डायर ने इसी तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर, मेरे हिसाब से त्यौहार था एक अपना बैसाखी का, बैसाखी के त्यौहार के दिन हज़ारों लोगों की भीड़ में गोलियां चलवा दी, दरवाजे बंद करके। ये याद दिलाता है कि जनरल डायर फिर से वापसी हो गई। तो ये जनरल डायर का आदेश वो SDM नहीं बोल रहा था, ये जनरल डायर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये उनकी तरफ से ऑर्डर आया कि मारो किसानों को। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हृदय में किसानों का क्या स्थान है। जिस तरीके से SDM बोल रहे थे, जिस तरीके से कल उसको डिफेंड कर रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, इससे इन्होंने हमला उन किसानों के ऊपर ही नहीं किया, इन्होंने इस देश की आत्मा गांव पर हमला किया, इस देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति पे हमला किया है। तो ये हमला है और इस हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे और इनको हम उखाड़ फेंकेंगे।
सर, हमने देखा कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने घेराव किया आसपास के इलाकों में, और उन्होंने कहा कि जब तक उस एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, आयुष सिन्हा को, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर ना तो कोई बयान आया है और ना ही सरकार ने जो किसान है उनकी मांगों को लेकर कुछ कहा है, और जो कल की घटना हुई उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे पे शांत हैं और कहते हैं मैं किसानों का हितकारी हूँ, हितैषी हूँ, मैं इनकी आय इनकम डबल करूँगा। ऐसे आय दुगनी होगी किसानों को डंडे मार के। लोकतांत्रिक हक नहीं है किसानों के, वो अपनी बात नहीं कह सकता। कल मैं आपको बताऊं, कल हरियाणा के जितने भी किसान संगठन हैं कल करनाल में इकट्ठा हो रहे हैं। कल वो बैठक करेंगे, फिर तय होगा, फिर एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। कल हमारी मांग थी कि जितने भी हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ो। तो कल तब तक धरना नहीं उठा जब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं। इन्होंने जब हिरासत से हटा दिया, जब छोड़ दिया उन्होंने, तब उन्होंने कल धरना समाप्त किया। अब कल जो है करनाल में सारे संगठनों को बुलाया गया है, कल वो बैठक होगी। उसके बाद वहाँ रणनीति हरियाणा के किसान संगठन अपनी बातचीत करेंगे और उसके बाद एसकेएम में उस पर डिस्कशन होगा और फिर रणनीति तय होगी। सर, क्या आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर का आपका महापंचायत किसानों का ऐलान है, एक महापंचायत कही जा रही है और उसको लेकर ऐतिहासिक महापंचायत, और काफ़ी प्रचार प्रसार चल रहा था उसको लेकर, राकेश टिकैत हर जगह जा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं, किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि वो वहाँ इकट्ठे हों, तो आपको क्या लगता है कि कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं किसानों को उनकी महापंचायत के प्रति या उनको बताने के लिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारा प्रशासन क्या कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ था? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ना, चाल चरित्र, चेहरा, वो प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने ये बता दिया है कि मैं तो आपको पहले ही बोला कि उनके हृदय में किसानों के प्रति क्या स्थान है वो पता। वो नफरत करते हैं किसानों से, और ये 3 काले कानून जो लाए हैं वो इसीलिए लाए हैं कि वो खेती किसानी खत्म करना चाहते हैं। वो इन किसानों को बदुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। उन इन किसानों को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं या अंबानी अडानी की जो कंपनियां उसमें मजदूर बनाना चाहते हैं, उनमें बंधुआ। आज मालिक है किसान। आज ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाए, ये अघोषित तरीके से ये किसान जो ये 3 काले कानून हैं, कृषि कानून, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो कॉर्पोरेट खेती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती है, वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक क्लॉज है। उस क्लॉज में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों में, कॉर्पोरेट में और किसान में। और किसान के उस खेत की फसल उगाने पर कि मशीनरी पर वो लोन ले सकता है कॉर्पोरेट। कागज किसका जाएगा? उस कॉन्ट्रैक्ट पेज का जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट पेज के बाद वो कोई नीरव मोदी जैसा होगा, वो भाग जाएगा पैसा लेके। फिर उस कागज के आधार पर किससे भरपाई होगी? किसान से होगी। बैंक किसान के पास भाग के आएगा कि भाई इसमें तो एक पेज में आप हो, एक पार्टी तो आप हो। उसके बाद उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। नीलामी में कौन कर देगा? वही कॉर्पोरेट 3, 4, 10, 20 कंपनियां और खोला रहेगा, चौथी 5वीं कंपनी आके। जब भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं कर पाई है सरकार 2014-15 में, तो इसने नया पैतरा बनाया, और वो उस पैतरा का नाम है नया कृषि कानून, जो ये काले कानून है, कॉर्पोरेट खेती कानून है। ये कॉर्पोरेट को खेती देने का काम है। इसलिए हमने नारा दिया है, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, कॉर्पोरेट खेती छोड़ो। सर, आपका जो ये जवाब है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल नेशनल मीडिया पे एक एंकर ने राकेश टिकैत जी से एक सवाल पूछा था कि कौन से क्लॉज में ये लिखा है कि ज़मीन ले ली जाएगी किसानों की। तो आपका ये जवाब कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक उत्तर है, और कि किस तरीके से किसानों की ज़मीन हड़पी जा सकती है। और हम अपने सवाल पे आते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों का 25 सितंबर का भारत बंद का ऐलान है, और कल जो कुछ हुआ, अब उसका कितना असर पड़ेगा भारत बंद के इस ऐलान पे? क्योंकि आपके एक किसान, आपके एक जो मित्र हैं, जो साथी हैं आपके किसान साथी, वो भी शहीद हो चुके हैं कल की इस घटना में। तो इसके बाद कितना असर पड़ेगा, कितना उबाल आएगा इस आंदोलन में? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 25 सितंबर को जो 2 दिन का कन्वेंशन था, 26 अगस्त और 27 अगस्त को, पूरे देश भर से किसान संगठनों को बुलाया गया था। ये सरकार एक भ्रम का माहौल पैदा की हुई थी कि ये किसान आंदोलन कुछ राज्यों का आंदोलन है। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि सुदूर दक्षिण से उत्तर तक और सुदूर पूर्व से पश्चिम तक सारे जगहों के किसान संगठन आए थे। तमिलनाडु से भी आए थे, कन्याकुमारी से भी आए थे, कश्मीर से भी आए थे, गुजरात से भी आए थे, तो नागालैंड और सिक्किम से और आपके मणिपुर से भी किसान आए थे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ,
हर जगह से किसान आए थे, हर जगह से किसान आकर अपनी बातें कह के गए और ट्रेड यूनियंस के लोग भी आए थे। जिस तरीके से इन्होंने मोनेटाइजेशन के नाम पर किसानों की ज़मीन तो जो लूटनी वो तो लूट ही रहे हैं, लूटने का इन्होंने षड्यंत्र कर ही दिया है। देश की जो हमारे और आपके पैसे से बना हुआ 70 सालों से, जो ये कहते 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो जो हमारे और आपके पैसे से बना हुआ ये इंडियन ऑयल का पाइपलाइन है, या ट्रेनें हैं, ट्रैक्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, हवाई अड्डे हैं, नेशनल 2 स्टेडियम्स हैं और आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं BSNL वाले, वो सब बेच रहे हैं आप मोनेटाइजेशन के नाम पर। और किनको बेचेंगे? अपने 2-3 मित्रों को। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी। तो ये जो जिस तरीके से ये बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, नई नौकरियां नहीं पैदा कर रहे हैं। ये जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं रेलवे में, इंडियन ऑयल में, गेल में, नेशनल स्टेडियम्स में और आपके BSNL में, उसको उठाकर बेचकर आप प्राइवेट हाथों में देंगे तो प्राइवेट रखेगा उन लोगों को। और मैं दूसरी बातें कह रहा हूँ, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नई नौकरियां आ नहीं रही है। दूसरी चीज़ मैं आपके बहुजन टीवी पर आपके बहुजनों को भी संबोधित करके कहता हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया था, जब सरकारी कंपनियां रहेंगी ही नहीं तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? आरक्षण से नौकरियां कहाँ मिलेंगी? ये बहुजनों को नौकरी ना दें, नौकरी ना करें, उसको भी रोकने का काम ये सरकार कर रही है। इससे उनको सावधान होने की जरूरत है, खासकर OBC समाज और आपके SC ST समाज को। प्रबल प्रताप जी, एक चीज़ ज़रा मुझे समझाइए कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री, और 1-2 बार नहीं, वो तीसरी बार इस बात का ऐलान करते हैं कि 100 लाख करोड़ हम देश में निवेश करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 60 खरब की संपत्ति बेच रहे हैं राजकोषीय घाटे को भरने के लिए। तो ये जो इस बीच में जो पैसे बच जाते हैं, मेरी गणित बहुत ही कमज़ोर है इसलिए मैं हिसाब भी नहीं लगा रही कि कितने पैसे बचेंगे, तो जो पैसे बच जाते हैं ये सरकार कहाँ से लाने वाली है और कैसे निवेश करने वाली है देश में? देखिए, वो 100 लाख करोड़ पिछले 4 साल से दे रहे हैं, कभी किसी के नाम पे। 2016 का भी भाषण देंगे तो 100 लाख करोड़, 17 का भी भाषण देंगे 100 लाख करोड़, 18 में भी 100 लाख करोड़, 19 में भी 100 लाख करोड़, उसके बाद 20 में भी 100 लाख करोड़, 21 में भी 100 लाख करोड़। तो इतने 100 लाख करोड़ रुपये, तो इसमें तो भारत जो है सोनी चिड़िया बन जाती। देखिए, ये लोग क्या जुमलाबाज लोग हैं, ये मुंह के बब करने वाले लोग हैं, इनको कुछ करना होना है नहीं। इन्हें किसी भी इनके प्रकरण में इन्होंने, देखिए क्या है मामला, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिया है मोटा चंदा अडानी अंबानी से, और ये सरकार को अब चला रहा है अंबानी, अडानी और WTO और कुछ विदेशी कॉर्पोरेट्स, उनसे लिए हैं मोटा चंदा। अब जिससे चंदा लिए हैं वो कह रहे हैं रेल बेचो। जिन कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया है वाया अडानी अंबानी, उनका हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनका कोर बिजनेस है रेलवे, LIC मतलब इंश्योरेंस, आपका बैंक, डिफेंस और आपका रोड्स, पोर्ट्स, हवाई अड्डे, इसमें उनका कोर बिजनेसेस है। उसी कोर बिजनेस और एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, इसीलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। मोनेटाइजेशन के नाम पे ये सब बेच दिया जाएगा और 3 काले कानूनों के नाम पर एग्री बिजनेस में उनको जमीन संपत्ति दी। उन्होंने कहा है, WTO ने कहा है कि भारत सरकार जो है जो सब्सिडी मिलती है किसानों को वो ख़त्म करे। ये सारा खेल सब्सिडी को समाप्त करने, और इसका प्रभाव यही नहीं पड़ने वाला है। जो PDS सिस्टम में आज जो 5 किलो चावल और 5 किलो अनाज की बात हो रही है, वो 5 किलो अनाज सब खत्म हो जाएगा। PDS सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा कुछ दिन बाद, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ही किसान समाप्त हुआ, जब ये कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाएगा, खेत जब सारे हजार एकड़ खेत का, और इस देश की एक और देखिए, हजार एकड़ खेत जो कॉर्पोरेट के हाथ में चला आएगा तो वो मुनाफे का काम करेगा ना, अपने मुनाफे के लिए बेचेगा, सरकार को थोड़ी देगा। सरकार बंद कर देगी, सरकार कह देगी पैसे कुछ ले लो, पैसा दे देगी, 1000 रुपये 500 देती है 1000 दे देगी, और दाल का दाम हो जाएगा 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, चावल का दाम हो जाएगा 70 रुपया, 80 रुपया, कहाँ से खा पाएगा। और दूसरी चीज़, जमींदारी उन्मूलन के नाम पर पहले जमींदारों को समाप्त किया गया, सामंतों को समाप्त किया गया, उनको भूमिहीन किसानों को दिया गया, और अब सरकार जो है नए सामंत पैदा कर रही है। इन किसानों को, जो छोटे किसानों को ज़मीन दी गई थी, उनकी ज़मीनों को लेकर फिर नए सामंत 2 अंबानी अडानी पैदा कर रही है। लाखों एकड़ खेत जो चाहती है वो अंबानी अडानी को दे देने के लिए। ये इस सरकार का काम है।
प्रबल प्रताप जी, आपने चंदे की बात की और दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है क्या? है कनेक्टेड, वो तो रजिस्टर्ड पैसा है, वो तो बॉन्ड्स का पैसा है ना। ये तो ऑडिटेड मनी है, अनऑडिटेड कितना है उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं। उसका तो आंकड़ा ही नहीं है। अनऑडिटेड की बात मैं कर रहा हूँ। ऑडिटेड तो आपको पता है कि 2600-2700 करोड़ रुपया का बता रहे थे, तो 2600-2700 करोड़ रुपया नहीं मिला, ये तो ऑडिटेड है। अनऑडिटेड बहुत। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 5 स्टार क्वालिटी का अपना लेवल का अपना ऑफिसेज बनाए हैं। अच्छा, आप तो रह चुके हैं ऑफिस। देख ही रही हैं, तब देख ही रही हैं ऑफिसेज बनाया है। वो 5 स्टार से कहीं कमज़ोर है, कहीं कम है। लगता है कि आप जो है 5 स्टार में घूम रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बस इनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान, तालिबान अफगानिस्तान, चाइना पाकिस्तान, ये कहेंगे कभी ये खतरे में, वो अरे भैया, इस देश का बैंक खतरे में, इस देश का रेल खतरे में, इस देश के LIC खतरे में है। और किससे खतरे में है? देश का हवाई अड्डा खतरे में। वो खतरे में हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जो इसको बेच रहे हैं। लेकिन प्रबल प्रताप जी, आप जो कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल की तर्ज पे बनाए गए हैं यहाँ पे भाजपा के कार्यालय, तो देश के प्रधानमंत्री तो फकीर आदमी हैं, उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कहने के लिए फकीर हैं, सूट पहनते हैं 10 करोड़ का या 10 लाख का, तो भगवान ही जाने फकीर पहनता है कहीं 10 लाख का। तो उनके भक्त दे देते हैं, उनके चाहने वाले भी तो इतने हैं ना। मेरा भी तो कोई चाहने वाला, मेरा तो नहीं देता, मेरे कुर्ते फट रहे हैं, मुझे भी दिलवा दीजिए आप। वो कौन है? ऐसे वक्त मुझे मिल जाए। जो असली लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पर लड़ते हैं, उनको तो कोई नहीं देता है। क्यों उन्हीं को मिल रहा है? वो कौन लोग हैं जो सोने से लिखा हुआ नरेंद्र मोदी वाला सूट दे रहे हैं उन्हें? और जो देगा 10 लाख का सूट या 10 करोड़ का सूट बूट की सरकार को, तो 10 लाख लेगा तो 100 करोड़ कमाएगा। सीधी सीधी लॉजिक है ये तो आप समझ रही हैं ना। कोई भी जो चंदा देता है वो फ्यूचरिस्टिक सोच के लिए देता है, उसका फ्यूचर में क्या उसका उससे ले पाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, आपने 25 सितंबर के बारे में बात, जो मेरी समझ 25 सितंबर को ऐतिहासिक भारत बंद होगा और 2 सितंबर को संभल में भारतीय किसान असली, जिसका मैं प्रवक्ता हूँ, हम लोग एक रैली करें। SKM की रैली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में। उसके बाद भी हमने अभी 18 अगस्त को 51 संगठन उत्तर प्रदेश के इकट्ठे हुए लखनऊ में। पिछले 2-3 मीटिंगें हो गई हैं। जल्दी ही आपको दिखेगा कि तमाम गाँवों में, तमाम जिलों में अब रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, पंचायतें शुरू हो जाएंगी। और इस सरकार की जितनी भी बदमाशियाँ हैं, जितनी भी ये काले इनके कारनामे हैं, उसको पर्दाफाश हम जनता के बीच में जाकर करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो हालिया स्थिति है, जो कुछ भी हो रहा है, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा? और जो आप लोग भी प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से कहने वाले हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम पिछले 9 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 9 महीने में जो बायोलॉजी हमने पढ़ी है, 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो विकास तो हमें कहीं दिखा नहीं, कोई पैदा हुआ विकास हमें नहीं मिला। तो अब तो इस सरकार का विनाश ही होगा। और ये हमारी बातें अगर नहीं माने, 3 काले कानून वापस नहीं लिए, MSP की गारंटी कानून नहीं दिया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020-21 इन्होंने लाया वो वापस नहीं लिया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नो वोट टू बीजेपी कैंपेन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, पंजाब में तो वैसे ही भी इनकी सरकार नहीं हो, हर जगह करे और हम इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। एक एक लाठी जो पड़ी है किसानों को, हम भूलने वाले नहीं, इनके ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। और ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देश छोड़कर भागते मिलेंगे आपको, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जिनका दिया हुआ सूट पहनते हैं उन्हीं की तरफ वो सब चले गए ना, नीरव मोदी चला गया और वो माल्या चला गया और एक और कोई मोदी चला गया, सबको इन्होंने भेज दिया है, घर बनाने वाले को भेज दिया है, सारे जो आप उनके बिजनेस देखेंगे तो सारे वो सब चले गए वहाँ पे, और ये भी चले जाएंगे, झोला उठाएंगे चले देंगे। इनको क्या करना है? इन्होंने तो कोई पैदा नहीं किया ना इनकी पार्टी ने कोई पैदा किया, इन्होंने कोई चीज़ बनाया। ये क्या कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो बेच कहाँ से रहे हो? 60 खरब की संपत्ति बेच कैसे रहे हो?
बेच कैसे रहे हो? कह रहे मोनेटाइजेशन है। अब तो वही है कि किसी पत्नी से पति कहे कि तुम अपने गहने दे दो, मैं इसे गिरवी, ये से मैं बेचूंगा नहीं, इसे मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ। ये क्या अर्थ है? नए नए शब्द गढ़ के लाते हैं, कभी आपदा में अवसर। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं देख रहा हूँ बैनर, धन्यवाद मोदी जी मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। अरे भैया, वैक्सीन आपने नहीं दिलवाई मोदी जी, वैक्सीन तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वैक्सीन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बताओ, तब इन्होंने दिया। फिर ऑक्सीजन में कहा ऑडिट करो, और ऑक्सीजन दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो छोड़ दो, तब इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। इनकी नाकामी के कारण, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाने के कारण, आपको मैं 2 मिनट और लूँगा, ऑक्सीजन के प्लांट के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने बोल दिया था, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी ने बताया था कि आपके यहाँ अभी जो है तैयारी सही नहीं है और सेकेंड वेव आएगी तो बहुत नुकसान होगा, ऑक्सीजन के प्लांट्स हमारे पास नहीं है। इन्होंने कोई मतलब नहीं रखा। इनको जब एपिडेमिक जो वो थे डॉक्टर साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने जब इनको इंचार्ज ने बता दिया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में सेकेंड वेव आएगी और बहुत जोर से आएगी और उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये बंगाल के चुनाव में लगे रहे। देश का प्रधानमंत्री अपना 2019 में चुनाव लड़ गए, तुम्हारा मन नहीं भरा प्रधानमंत्री पद से? अब तुम बंगाल में चले जाओगे, कल उत्तर प्रदेश में पहुंचोगे, फिर हरियाणा, फिर वो उत्तराखंड चले जाओगे, फिर हिमाचल चले जाओगे, फिर पंजाब चले जाओगे, फिर गोवा चले, तुम्हारा बस काम प्रचार करना है। तो हमने प्रधानमंत्री चुना है कि प्रचार मंत्री चुना है? आप प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं, क्या हैं आप? ये तो पहले ये बताने चाहिए, इनको बताना चाहिए ये हैं क्या।